नमस्कार दोस्तों, प्रीमियम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में स्वागत है। आप शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट द हिंदू न्यूज़ से। फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है मायावती के इस्तीफे से रिलेटेड। मायावती ने अपनी सीट छोड़ दी है राज्यसभा की, इस्तीफा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। आरोप लगाया कि राज्यसभा में इन्हें बोलने के लिए वक्त नहीं दिया गया। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है आर्टिकल नंबर 101, यानी कब किसी हाउस के मेंबर की सीट वैकेट हो जाती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। तो ये कुछ कुछ कारण बताए गए हैं। जब एक पर्सन दोनों हाउसेज में चुने जाते हैं तब सीट वैकेंट हो जाती है। वो काफ़ी सारे रीजंस हैं, जैसे कि दो पर्सन्स, मान लीजिए एक कोई राज्यसभा का मेंबर है, वो लोकसभा में भी चुना जाता है तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। मान लीजिए एमएलए भी चुना जाता है तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो एक तो इस तरह के कारण है, तब सीट छोड़नी पड़ती है। दूसरा, किसी कारणवश मान लीजिए डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो भी सीट छोड़नी पड़ती है। अब हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक केस था, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि 2 साल से ऊपर जब सजा होती है किसी भी पर्सन को, तो उसको क्या होगा, उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। लालू प्रसाद यादव को अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी, और जो एक राज्यसभा मेंबर थे कांग्रेस के मसूद, वो भी 2 सीट हराए गए थे, उन्हें भी अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी। तो काइंड ऑफ एक दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण, जब भी कोई पर्सन इस्तीफा दे देता है, जैसे मायावती ने अभी इस्तीफा दिया, तीसरा ये कारण है। आगे चौथा कारण है एब्सेंस। मान लीजिए अगर कोई, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर लगातार 60 दिन बिना बताए स्पीकर या फिर चेयरमैन को एब्सेंट रहता है हाउस से, तो उनकी सीट चली जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और दूसरे भी कुछ कारण है। मान लीजिए कोर्ट जो है वो अयोग्य ठहरा देती है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने अयोग्य ठहरा दिया था अभी, जो मिश्रा जी थे, मध्य प्रदेश के कोई मिनिस्टर थे, उनको 2 सीट ठहरा दिया था। हाउस से एक्सपेल कर देता है, या फिर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे कोई पर्सन अगर चुना जाता है, जैसे प्रणब मुखर्जी हमारे पहले सांसद थे जहांगीरपुर वेस्ट बंगाल से, तो बाद में वो प्रेसिडेंट चुने गए थे तो उनको भी अपना इस्तीफा देना पड़ा था। अब जैसे आगे भी देखना, जब वेंकैया नायडू जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी तो उन्होंने सिर्फ मिनिस्टर से इस्तीफा दिया है, लेकिन जब ये वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे तब ये अपनी जो सीट है राज्यसभा की वो भी छोड़ देंगे। जब जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है तब भी जो है अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट है वो छोड़नी पड़ती है। तो ये कुछ कारण है, यूपीएससी पूछ सकती है ऑप्शंस में कि कौन कौन से कारण की वजह से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट है वो वैकेट करनी पड़ती है। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने एक 9 जजेस की बेंच गठित करी है, ये डिसाइड करने के लिए कि जो प्राइवेसी है वो बेसिक राइट है क्या नहीं है, यानी राइट टू प्राइवेसी एक बेसिक राइट है या नहीं है। देखिए, पहले कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर हो उसको डिसाइड करने के लिए कम से कम 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए। लेकिन इसी से रिलेटेड एक केस था, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड एक पहले केस था, वो कम से कम शायद 9 जजेस से कम बेंच का था। अब मान लीजिए कोई केस ऐसा है, एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कोई केस ऐसा है, 7 जजेस की बेंच ने कोई केस का डिसाइड किया और ये कहा है कि राइट टू प्राइवेसी नहीं है। तो मान लीजिए अगर इस डिसीजन को ओवरटर्न करना है तो 7 जजेस से भी ज्यादा जजेस की जब बेंच डिसाइड करेगी कि राइट टू प्राइवेसी है वो बेसिक राइट है, तब माना जाएगा। समझ गए? यानी सुप्रीम कोर्ट अगर अपने किसी डिसीजन को ओवरटर्न करना चाहता है, बदलना चाहता है, तो जितने जजेस की बेंच ने वो डिसीजन दिया था, जिस डिसीजन को वो ओवरटर्न यानी बदलना चाहता है, उससे भी ज्यादा जजेस की बेंच होनी चाहिए अपने डिसीजन को बदलने के लिए। तो एक काइंड ऑफ ये मैटर है। 2-3 पोटेंशियल क्वेश्चन हो गए इसमें। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को डिसाइड करने के लिए कम से कम 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए। और आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने के सामने जो दावे पेश किए गए वो ये किए गए कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में आता है, या फिर इसको आर्टिकल नंबर 19 से भी जोड़ के देखा जाता है। देखिए, ये पूरा जो मामला है, अगर जो आधार का इशू है यानी राइट टू प्राइवेसी के अंदर में आता है, आर्टिकल नंबर 19 या 21 के अंदर में आता है, तो यानी इसका मतलब है ये फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है। और फंडामेंटल राइट के बारे में आपको पता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो कोई सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास में जा सकता है, ऐसा लिखा है आर्टिकल नंबर 32 के अंदर में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है ये राइट टू प्राइवेसी का। तो फिर तो ये जो पूरा आधार कार्ड गवर्नमेंट जो यूज कर रही है, उसके कई सारे जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं वो खतरे में आ जाएंगी। इसीलिए गवर्नमेंट इसका पुरजोर विरोध कर रही है कि आधार कार्ड को राइट टू प्राइवेसी में आप शामिल मत कीजिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने 9 जजेस की बेंच गठित की है। थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं यहाँ पे प्रीलिम में जो पूछा जा सकता है। आर्टिकल नंबर 32 में कोई भी जो पर्सन है, अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट्स का यूज कर सकती है। काफ़ी सारी रिट्स हैं इसमें, जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया था उनको, क्यू वारंटो, सर्ट्यूररी, प्रोहिबिशन, ये सारे जो रिट्स हैं उसका यूज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। वैसे जो रिट्स हैं उनका यूज हाई कोर्ट भी कर सकती है, और जबकि अच्छी बात यह है कि हाई कोर्ट के पास में पावर्स बल्कि ज़्यादा हैं। हाई कोर्ट्स ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए बल्कि दूसरी चीज़ों के लिए भी इन रिट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तभी इन 5 रिट्स का इस्तेमाल कर सकती है। आगे केशवानंद भारती केस से भी इसको जोड़ा जाता है। कैसे? केशवानंद भारती केस में देखिए, उस समय क्या हुआ था, डिसाइड हुआ था, उससे पहले एक डिबेट चल रही थी, क्या फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा तवज्जो मिलेगी या फिर
डीपीएसपी को ज़्यादा तवज्जो मिलेगी। यानी ये क्या फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है डीपीएसपी के लिए? तो उस समय बीच का रास्ता निकाला था जुडिशरी ने। जुडिशरी ने केशवानंद भारती केस में कहा था कि देखिए, फंडामेंटल राइट्स को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? उस समय तो जो ये पीठ थी केशवानंद भारती केस में डिसाइड नहीं किया था उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं तो आपको सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये सारी हमारी सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, ये सारी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में आती है और गवर्नमेंट इनको नहीं चेंज कर सकती किसी भी कीमत पे। तो ये पूरा था और मसला आगे है आर्टिकल नंबर 21 जिसके साथ लिंक किया जाता है, वो भी एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 21 कहता है कि देखिए, किसी भी पर्सन की लाइफ नहीं ली जा सकती, पर्सनल लिबर्टी नहीं ली जा सकती, लेकिन सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अगर देखिए कोई क्राइम करता है तो डेफिनेटली उसको अरेस्ट करेंगे, मुकदमा चलेगा, न्याय मिलेगा, लेकिन बिना किसी बात के किसी भी लाइफ नहीं ली जा सकती, किसी की लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, डिफरेंस भी देख लीजिए। एक है प्रोसीजर ऑफ लॉ, एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या डिफरेंस होता है प्रोसीजर ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ? देखिए, जब कोर्ट ये कोई भी केस डिसाइड करते वक्त ये चीज़ देखती है कि कोई भी, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, मान लीजिए एनजेईसी बना दिया, जो हमारा जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था। अगर मान लीजिए जब जुडिशरी सिर्फ प्रोसीजर देखती है कि जो प्रोसीजर फॉलो किया है पार्लियामेंट के अंदर में, क्या वो प्रोसीजर सही है, तो देखिए वो होता है प्रोसीजर ऑफ लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। लेकिन अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है? ड्यू प्रोसेस लॉ में ये होता है कि देखिए सब्सटेंस भी देखते हैं। जैसे एनजेसी को इनवैलिडेट कर दिया जुडिशरी ने, ये भी देखा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या जो कानून पास किया गया है वो सही है या गलत है, तो वो चीज़ होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और जिसमें सिर्फ प्रोसीजर देखते हैं कि सही कानून, जो तरीका फॉलो किया गया है वो सही है गलत है, वो होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो दोनों डिफरेंस है ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर में। आगे आर्टिकल 19 से भी इसको जोड़ के देखा जा रहा था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 6 फ्रीडम्स दी गई हैं आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में। कौन कौन सी फ्रीडम्स हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आगे है फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब देखिए ये एब्सोल्यूट नहीं है। अब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, काफ़ी सारे एक्सेप्शंस भी हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। मान लीजिए अगर देश की सिक्योरिटी खतरे में पड़ती है अगर किसी के बोलने से, तो डेफिनेटली वो राइट कर्ब हो सकता है। अगर हमारे देश के फ्रेंडली रिलेशंस खराब होते हैं दूसरे देशों के साथ में, तो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब किया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डिसेंसी ऑफ मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट, सोवरेनिटी, इन सब चीज़ों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब किया जा सकता है। और बाकी कौन सी फ्रीडम्स आती हैं आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। आसान सी चीज़ें हैं, आसान सी फ्रीडम है। अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं तो बोलने का अधिकार है, आप इकट्ठा हो सकते हो, कहीं भी इकट्ठा होकर अपनी कुछ एसोसिएशन भी बना सकते हो, मर्जी है, और इकट्ठा होकर कहीं मूव भी कर सकते हो। रेजिडेंस आप कहीं भी खरीद सकते हो, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, और एक दो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ भी रोक है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, ये भी आप कोई भी बिजनेस अपना सकते हो, लेकिन क्वालिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके पास मेडिकल की डिग्री नहीं है आपको कि मुझे डॉक्टर बनना है। अगली जो न्यूज़ है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई कि गवर्नमेंट के प्रपोजल से, कि गवर्नमेंट ने कहा कि 5 इमिनेंट जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी, उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग को मॉनिटर करने के लिए। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस इस पर कर लेते हैं। ये एक ऐसी बॉडी है जिसे 1934 में बनाया गया था, और स्टैच्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनाया गया था। और उसके बाद में ये जो है यूनिफॉर्म एंड हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे देश के अंदर में। डिसाइड करती है कि क्या क्वालिफिकेशन किस प्रकार से होनी चाहिए। जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको मान्यता प्रदान करती है, जैसे जो बीटेक कॉलेजेस हैं उनको, उनके लिए AICTC है, वैसे ही मेडिकल कॉलेज के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। और कैसे उनकी क्वालिटी रहेगी, जो निकलेंगे जो ग्रेजुएट्स जो मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करके उनके अंदर में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। जैसे अब पिछले दिनों एक प्रपोजल दिया था कि जब MBBS पूरी होगी स्टूडेंट्स की, उससे पहले भी एक टेस्ट होगा। तो ये जो सब चीज़ें हैं क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सब काम करती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आगे है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA जो बॉडी है इसको चेंज किया जा रहा है, और इसकी जगह एक नई बॉडी का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम होगा सिविल एविएशन अथॉरिटी। तो इसी के रिगार्डिंग कंटेक्स्ट ये है, तो इसके बारे में डिस्कस करें तो देखिए DGCA जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो एविएशन से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी है, स्टैंडर्ड्स है, वो मेंटेन करती है DGCA।
अब इसकी जगह नई बॉडी बनेगी सिविल एविएशन अथॉरिटी, वो भी इसी तरह काम करेगी, वो भी एक ऑटोनमस रेगुलेटरी बॉडी होगी जो कि आएगी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर में। और नई बॉडी में फ़र्क ये होगा कि ये यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगी। हर एक चीज़ के लिए अलग से डिपार्टमेंट होगा, जैसे सेफ्टी के लिए अलग डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक रेगुलेशन के लिए अलग से डिपार्टमेंट और इन्वायरमेंट के लिए अलग से डिपार्टमेंट। तो हर एक चीज़ के लिए अलग से डिपार्टमेंट होगा, अपने हिसाब से अपना स्टाफ जो है वो रिक्रूट कर सकेंगे। और अभी देखिए डीजीएससीए की जो बॉडी है वो काफ़ी अंडर स्टाफ्ड है, पूरी स्टाफ नहीं है, लेकिन इस सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास में काफ़ी पावर रहेगी कि वो स्टाफ अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं और हायर कर सकते हैं। तो रेगुलेटर के रोल को फिर से रीडिफाइन करेगी ये बॉडी, जिसका नाम है सिविल एविएशन अथॉरिटी। आगे जो इंटरनेशनल बॉडी है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। जो ये बॉडी जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन की। ये क्या करती है, सारी चीज़ जो स्टैंडर्ड्स है एयर नेविगेशन, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर में जो एयर स्पेस है उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाए, किस प्रकार से उसको यूटिलाइज किया जाए, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में एयर स्पेस के यूज़ को लेके कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना। हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर में, और काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करती है ताकि फ़्लाइट का इंस्पेक्शन करना, सिक्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड्स डिसाइड करना, ये सारी चीज़ें करती है ये बॉडी। नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस। प्रोटोकॉल भी डिसाइड करती है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या प्रोटोकॉल रहेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। अभी इस बॉडी के अंदर में 191 मेंबर्स हैं, और मतलब काइंड ऑफ ये है 191 ICAO मेंबर्स, यानी 193 यूएन के मेंबर्स में से 191 जो हैं वो ICAO के मेंबर्स हैं। PIB की डिस्कशन कर लेते हैं हम। स्वच्छता पखवाड़ा, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ। स्वच्छता पखवाड़ा क्या होता है, 15 दिनों, पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन, फोर्टनाइट। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो 1 से 15 दिनों तक, जुलाई तक ये स्वच्छता पखवाड़े को बनाएगा वहाँ पे। और काइंड ऑफ यही बातें लिख रखी है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग समय में ये बनाती रहती हैं स्वच्छता पखवाड़ा। PIB में दिया हुआ था, पहले हमने कवर नहीं किया था, सिर्फ बताने के लिए कि इंपॉर्टेंट नहीं है ये ज़्यादा। आगे है इंडिया का जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने वेदर की वार्निंग दी है। तो वेदर की वार्निंग तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो चलती रहती है, लेकिन बॉडी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, देखिए 2 मैकेनिज्म से वेदर को प्रिडिक्ट करता है, एक है एल नीनो, दूसरा है इंडियन ओशन डाइपोल। आता कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में है, अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंदर में ये आता है। डील करता है अर्थक्वेक से भी, ये जो फैक्ट है वो भूल जाने वाला तो याद रखिएगा। इवन सिस्मोलॉजी और अर्थक्वेक से भी डील करती है ये बॉडी, नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। रिसर्च करती है, अंटार्कटिका में भी पहले काफ़ी सारे मिशन चलाए थे वहाँ पे क्लाइमेट चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए। 1983 में चलाया था दक्षिण गंगोत्री, 1990 में मैत्री, और अब चलाया है 2015 में भारती। ये सारे वहाँ पे क्लाइमेट को ऑब्जर्व करने के लिए है। आगे है इनोवेशन इन हायर एजुकेशन। काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं UGC के द्वारा हायर एजुकेशन में इनोवेशन लाने के लिए। अब देखिए PIB में सारी स्कीम्स दी हुई थी, और ये स्कीम्स हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है HRD मिनिस्ट्री की। तो काइंड ऑफ होपफुली आपको ये याद होंगी सारी की सारी स्कीम्स। हमने इम्प्रिंट के बारे में डिस्कस किया था, किस प्रकार से IIT IISc एक साथ आ रहे हैं सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं, रेलेवेंट प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए। उच्चतर आविष्कार अभियान, उच्चतर आविष्कार योजना, यानी बच्चों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, साइंस में जागरूकता पैदा करने के लिए, ज्ञान था जो था वो विदेशी जो फैकल्टी थी वो हमारे देश में आए और एक्सपोजर मिले हमारे देश के जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे बच्चों को। तो ये सारी न्यूज़ हमने HRD की मिनिस्ट्री, हमारी स्कीम्स पूरी हो गई हैं, कल परसों तक हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। तो होपफुली आपको याद होगा, आप रिवाइज भी कर सकते हो। स्वयं भी हमने डिस्कस किया था। स्वयं एक वेबसाइट है जहाँ पे कोर्सेज जो हैं वो फ्रीली उपलब्ध हैं, आप चाहें तो उन कोर्सेज को सुन सकते हो। और काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, इवन इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स भी उपलब्ध हैं वहाँ पे स्वयं की वेबसाइट पे। आगे है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो है वो काइंड ऑफ एक डिपॉजिटरी है, ऑनलाइन डिपॉजिटरी। अब सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों को सर्टिफिकेट्स देते हैं स्टूडेंट्स को, वो वहाँ पे जमा करवा देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए SSC UPSC बैंक्स में किसका सिलेक्शन होता है तो उनको अपने अपने सर्टिफिकेट्स ले जाने नहीं पड़ेंगे वेरिफिकेशन के लिए। जहाँ भी जॉब लगेगी तो वो इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से उस डिपॉजिटरी के अंदर में एक्सेस कर लेगी सर्टिफिकेट्स के, स्टूडेंट के सर्टिफिकेट्स को। तो काफ़ी फायदे हैं इसके। एक तो हमें बार बार सर्टिफिकेट्स नहीं कैरी करने पड़ेंगे ओरिजिनल, दूसरा ये है कि फ्रॉड भी काफ़ी कम होगा। ऑनलाइन सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद रहेंगे, इंस्टीट्यूशन उपलब्ध करवाएंगे, तो फ्रॉड की संभावना है वो काफ़ी कम हो जाएगी। आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है इसको नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी से, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो फ्रॉड है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। अब कुछ स्कीम्स डिस्कस कर लेते हैं। सोयल हेल्थ कार्ड, मृदा परीक्षक हमने डिस्कस किया था, ठीक उसी तरह सोयल हेल्थ कार्ड भी है स्कीम जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की। सोयल हेल्थ कार्ड से क्या पता लगेगा, सोयल के बारे में पता लग जाएगा कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं फिलहाल, फिर उसी हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है कि कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता है, उस प्रकार से जो फसल उगाई जा सकती है।
दिक्कत ये आ रही थी कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स उन्होंने डिसाइड किए थे सॉइल हेल्थ कार्ड्स में, अलग अलग इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी सॉइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपलोड कीजिए। तो यूनिफिकेशन की कोशिश की गई है। ये देखिए इस तरह की जो सॉइल हेल्थ कार्ड होते हैं इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होती है कि सल्फर इतना है, उसके बाद में जिंक इतना है, आयरन इतना है। तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कितने फर्टिलाइजर्स की केमिकल साइड्स की जरूरत है। आगे है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत का मतलब क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिक रूप से, समझ गए। परंपरागत का वैसे मतलब होता है ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल रूप से पहले जो खेती की जाती थी, अब पुराने समय में तो ये होते नहीं थे फर्टिलाइजर्स वगैरह, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी पहले जो खेती होती थी उसी प्रकार से वो उस चीज़ को रिवाइव करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। देखिए जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके तो काफ़ी नुकसान भी होते हैं। एक लेवल के बाद में सोइल की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, और जो कई बार इंपॉर्टेंट जो पौधे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, इससे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स भी मर जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग से इस तरह के नुकसान नहीं होते। और गवर्नमेंट का क्या पर्पज़ है, गवर्नमेंट का पर्पज़ है कि देखिए 50 किसानों को एक साथ क्लस्टर बनाया जाए और उनके लैंड को इकट्ठा करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाई जाए वहाँ पे। तो एक ये कंपोनेंट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर में आता है। और एक गवर्नमेंट का जो बड़ा मिशन है नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसका ये पार्ट है, समझ गए। यानी नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर में आता है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर में ये कंपोनेंट है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो गवर्नमेंट मेन करेगी ऐसे ही कि क्लस्टर बनाएगी 50 किसानों का, इनके लैंड को इकट्ठा करेगी और फिर जो है ये इस प्रकार से इकट्ठा करके परंपरागत कृषि विकास योजना यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाई जाएगी। आगे है एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड ये स्कीम है। और ये देखिए जो हमारे नेशनल ई मार्केट जो बनानी है किसानों के लिए, उसके लिए सरकार ने एक फंड बनाया था जिसका नाम है एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कैसे यूटिलाइज होगा ये फंड, जो इस्टेब्लिश किया है वो किया तो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन ने, लेकिन इसको यूटिलाइज करेंगे ये स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टेरियम से, यानी फार्मर्स का कंसोर्टेरियम बना दिया और वो यूज करेंगे इस फंड को ताकि नेशनल लेवल पे ये एग्रीकल्चर मार्केट इस्टेब्लिश की जा सके। तो ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि कितनी ज़्यादा रेगुलेटेड मार्केट है, होलसेल मार्केट कितनी है। मेन मकसद ये याद रखिएगा, 3-4 चीज़ें हैं। यूटिलाइज कौन फंड करेगा, किसके थ्रू ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टेरियम के तहत में। किस लिए है एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो एग्रीकल्चर मंडीज हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए। कौन सी मिनिस्ट्री ईजी है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। क्वेश्चन हैं कुछ, कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि क्वेश्चन आवर्स में कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते और आंसर जो हैं वो रिटन में होने चाहिए। तो 3 ऑप्शंस हैं, चौथा नहीं है, चौथा एक मतलब कम कर दिया आपके लिए। आगे क्या है, न्यूलिथिक जो कुल्हाड़ी मिली थी वो कौन से स्टेट में मिली थी, 3000 साल पुरानी जो कुल्हाड़ी थी, कल हमने डिस्कस किया था। जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव में हमने डिस्कस की थी काफ़ी सारी चीज़ें। आप बताइएगा क्या कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है क्या वो एप्लीकेबल होता है स्टेट पे, पार्ट 4 या 4 ए एप्लीकेबल होते हैं नहीं होते, रेजिडरी जो पावर्स हैं किसके पास में होती है, 5th या 6th शेड्यूल जो है अप्लाई होते हैं या नहीं होते। आगे है स्टैच्यू ऑफ बिल, यानी जो ये हाउस डिजोल्व हो जाता है तो कौन कौन से बिल लैप्स हो जाते हैं, कौन कौन से नहीं होते। आगे है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर में, उसमें किसका डिसीजन फाइनल होता है। तो 4 ऑप्शंस हैं, आपको आंसर देना है। आंसर कहाँ मिलेंगे आपको, आंसर मिलेंगे देखिए आपको onlyis.com की वेबसाइट पे, चाहे आप इस फेसबुक के पेज पे जाके भी लिंक ढूंढ सकते हो उस पोस्ट का जहाँ पे आपको आंसर्स मिलेंगे। रिकैप कर लेते हैं, स्कीम्स हमने डिस्कस करी, सॉइल हेल्थ कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना, एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। फिर हमने द हिंदू में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आधार के लिए 9 जजेस की बेंच गठित की गई, ये भी डिस्कस किया। आर्टिकल नंबर 21-19 डिस्कस किया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डिस्कस किया, DGCA डिस्कस किया, सिविल एविएशन अथॉरिटी डिस्कस किया, ICAO भी डिस्कस किया। PIB में हमने स्वच्छता पखवाड़ा डिस्कस किया और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिस्कस किया, इनोवेशन इन हायर एजुकेशन डिस्कस किया, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी भी हमने डिस्कस किया। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।